हेलो फ्रेंड्स, सुमा टाक आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम पर्यावरण से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स आपको बताना चाहते हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट्स हैं और ध्यान देने योग्य हैं। आइए देखते हैं कुछ नए पॉइंट्स। राजीव गांधी के नेतृत्व में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन 17 सितंबर 1985 को किया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ईस्वी में पारित किया गया था। इंदिरा गांधी द्वारा 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 विश्व की सबसे बड़ी वन्यजीव परियोजना को प्रारंभ किया गया था। राजीव गांधी ने अपने शासनकाल में गंगा कार्य योजना जीएपी यानी गंगा एक्शन प्लान 1985 में शुरू किया गया था। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 में पारित किया गया था। प्रथम बार चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्यावरण को विकास के साथ जोड़ा गया। कौन सी पंचवर्षीय योजना के साथ? चौथी पंचवर्षीय योजना के साथ पहली बार जो है पर्यावरण के विकास को जोड़ा गया था। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, पर्यावरण के प्रमुखतः कितने घटक हैं? 3 घटक होते हैं, यथा जैसे भौतिक या अजैविक घटक, जैविक संघटक, अजैविक संघटक, जैविक संघटक और ऊर्जा संघटक। आदिमानव की भौतिक पर्यावरण की कार्यात्मकता में भूमिका किस प्रकार की है? तो वो है पाता तथा दाता, यानी कि रिसीवर एंड कंट्रीब्यूटर, प्राप्त करने वाला और देने वाला। कौन सा मानव पर्यावरण का विध्वंसक माना जाता है? प्रौद्योगिकी मानव। जो प्रौद्योगिकी मानव होता है वो विध्वंसक मानव के नाम से जाना जाता है। कौन सी विद्या ने मानव को सामूहिक जीवन प्रदान किया? तो पशुपालन ने। खेती की सर्वाधिक पुरातन प्रणाली है झूम खेती यानी झूम कृषि। विश्व तथा भारत में आज भी झूम या स्थानांतरण कृषि कहाँ प्रचलित है? तो दक्षिण एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया एवं पूर्वोत्तर भारत में। आगे देख लेते हैं, सांस्कृतिक पर्यावरण के विभिन्न तत्वों का विकास एवं संवर्धन किस काल में संभव हुआ है? तो कृषि विकास के विभिन्न चरणों एवं अवस्थाओं में। मानव भूगोल के जन्मदाता की संज्ञा किसे प्रदान की गई है? तो फ्रेडरिक रेटजल को दी गई है मानव भूगोल के जन्मदाता की संज्ञा। मनुष्य के लिए सर्वाधिक कार्यक्षम तापमान तथा आर्द्रता कितनी होती है? तो -25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तथा 60% आर्द्रता। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो इंग्लैंड से प्रारंभ हुई थी। पर्यावरणीय समस्याओं का प्रादुर्भाव कब से प्रारंभ हुआ? तो औद्योगिक क्रांति एवं आर्थिक निश्चयवाद से। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, मेघबीजन। फिर से देख लेते हैं, मेघबीजन क्या है? क्लाउड सीडिंग टू इंड्यूस प्रिसिपिटेशन में किन यौगिकों का प्रयोग किया जाता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एवं आयोडीन के यौगिक। क्या प्रयोग किया जाता है मेघबीजन में? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 एवं आयोडीन के यौगिक। भूमिगत जल के दोहन के कारण संसार का कौन सा शहर सर्वाधिक प्रभावित हुआ? तो बुकलिन, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बाद यानी CFC के बाद ओजोन स्तर का दूसरा प्रमुख विध्वंसक कौन सा है? यानी ओजोन की परत को खराब करने वाला दूसरा प्रदूषक कौन है? विध्वंसक कौन है? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC के बाद दूसरा कौन सा है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ओजोन स्तर के क्षरण का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो जोसेफ फारमैन 1985 इंग्लैंड। जोसेफ फारमैन कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे और उन्होंने पता कब लगाया था? 1985 में लगाया था।
किसका? ओजोन स्तर के क्षरण का पता। यानी ओजोन स्तर के क्षरण का पता किसने लगाया था? जोसेफ फारमैन ने लगाया था, जो कि इंग्लैंड के थे। कब लगाया था? 1985 में। अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजिकल अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजिकल दशक मनाया गया था। कब मनाया गया था? 1965 से 1974 के बीच। अपने स्थान पर सैलो तथा रिगोलिथ आवरण प्रस्तर के विघटन तथा वियोजन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसकी प्रक्रिया को अपक्षय कहते हैं। क्या कहते हैं? अपक्षय। अपक्षय या कह सकते हैं वेदरिंग। अपक्षय कैसी प्रक्रिया है? वेदरिंग कैसी प्रक्रिया है? भौमिकीय प्रक्रिया है, यानी जियोलॉजिकल। हिमालय के सहारे बसे तथा फैले हुए भारतीय नगरों में भूमिवाह एवं भूस्खलन, अर्थ फ्लो एंड लैंड स्लाइड्स का प्रमुख कारण है। इसका प्रमुख कारण क्या है? मनुष्य की क्रियाओं द्वारा पहाड़ी ढाल के ऊपरी भाग में समस्थित की दशा की विक्षुब्धता एवं ढाल विनाश। दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका का नरक किस नदी को कहा जाता है? तो टेनेसी नदी को कहा जाता है। फिर से सुन लीजिए, दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका का नरक किस नदी को कहा जाता है? टेनेसी नदी को कहा जाता है। भारत की दामोदर नदी परियोजना किस नदी परियोजना की अनुकृति है? तो टेनेसी घाटी, 1940 संयुक्त राज्य अमेरिका की। विश्व की सर्वाधिक अवसाद का परिवहन करने वाली 2 नदियां हैं, क्रमशः येलो करने वाली कौन कौन सी नदियां हैं? 2 नदियां हैं। पहली नदी है येलो नदी चीन में है। दूसरी नदी है गंगा नदी। उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है गंगा नदी। अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन है? गंगा नदी। मिस्र किसकी देन है? नील नदी की। पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। किस नदी को बिहार का शोक उपमा प्रदान की गई है? बिहार का शोक किसको कहा गया है? कोसी नदी को, क्योंकि बिहार में कोसी नदी बहती है। फ्रेंड्स, कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं। मानव पर्यावरण के मध्य संबंध पूछा जाता है। देख लीजिए, काल है, मानव स्वरूप है और मानव पर्यावरण संबंध है। देख लेते हैं। जैसे देखिए, पहला दिया है आखेट एवं भोजन संग्रहक। जैसे पहले आदि मानव थे तो खाली आखेट करते थे, भोजन संग्रहण करते थे केवल। तो उनको कौन सा मानव का स्वरूप दिया गया है? जीवी या भौतिक मानव का स्वरूप दिया गया है। और ये जो है मानव पर्यावरण संबंध, इनका क्या है? ये केवल एक फैक्टर थे, कारक थे। फिर है पशुपालन एवं पशुचारण। जब मनुष्य ने, मतलब जो आदिमानव थे, उन्होंने फिर जब धीरे धीरे पशुपालन करना शुरू किया, पशुचारण, पशुओं को चराने लगे, तो एक सामाजिक मानव के रूप में आ गए। जब वे सामाजिक मानव के रूप में आए तो उनका जो पर्यावरण संबंध बना वो रूपांतरकर्ता का बना, यानी मॉडिफायर। कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन किया उन्होंने। जब वो एक जगह रहने लगे, पशुचारण करने लगे या पशु पालने लगे, तो फिर जो है वहाँ जो प्रकृति में, पर्यावरण में जो है कुछ चेंजेज आए, मतलब मॉडिफायर हुआ, थोड़ा थोड़ा बदलाव आया। फिर आगे देख लेते हैं। फिर जब मानव थोड़ा सा और मतलब अच्छे रूप में आया, तो पौध पालन जब उसने शुरू किया एवं कृषि शुरू की, जब उसने पौधे लगाए और कृषि शुरू की, यानी खेती करना शुरू किया, तब जो उसका स्वरूप बदला, तो वो जो है आर्थिक मानव के रूप में आ गया। तो जो तब मानव का स्वरूप क्या हो गया? आर्थिक मानव के रूप में हो गया। फिर उसका संबंध पर्यावरण से कैसा रहा, यानी मानव पर्यावरण संबंध कैसा रहा? फिर वो परिवर्तनकर्ता के रूप में हो गया, यानी चेंजर के रूप में। और ये जो स्टार लगा है, इसको मित्र जो है, हम नहीं बता रहे हैं और आपके दिमाग में ये चीज़ आ रहा होगा कि ये जगह जगह स्टार क्यों लगा है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछे गए हैं, इसलिए ये स्टार लगा है, परीक्षा में कई बार आए हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं औद्योगिकीकरण। जब मनुष्य जो है विज्ञान में आया, प्रौद्योगिकी का मतलब और औद्योगिकीकरण से संबंधित हुआ, मतलब उसका संबंध बना, तो वो कौन सा मानव हो गया? प्रौद्योगिक मानव। ठीक है, अब यही मानव जो है, जब इसका पर्यावरण से संबंध देखा जाता है तो विध्वंसकर्ता यानी डिस्ट्रॉयर के रूप में देखा जाता है। मानव जो है नष्ट करके चीज़ें फिर बनाता जा रहा है,
तो ये जो है उसका संबंध क्या रहा पर्यावरण से, यानी प्रौद्योगिक मानव का संबंध विध्वंसकर्ता, पर्यावरण में इसका क्या नाम आया, विध्वंसकर्ता के रूप में आया, डिस्ट्रॉयर जिसको कहते हैं। आगे क्वेश्चन है भगवान फ्रेंड्स, भोपाल गैस त्रासदी कब और किसके कारण हुई थी? तो 3 दिसंबर 1984 को 1984 को मिथाइल आइसोसाइनेट यानी मिक जिसको कहते हैं, गैस के रिसाव के कारण हुई। आगे देखते हैं, चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना कब और किस देश में हुई थी? तो ये हुई थी 26 अप्रैल को। कब हुई थी? 26 अप्रैल को हुई। 26 अप्रैल 1986 को 1986 को यूक्रेन के चेरनोबिल में हुई थी। 3 माइल आइलैंड दुर्घटना क्या है? यह संयुक्त राज्य अमेरिका के परमाणु ऊर्जा संयंत्र की सबसे बड़ी दुर्घटना है, जो 28 मार्च 1979 को पेंसिल्वेनिया में 3 माइल द्वीप परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र पर हुई थी। धारणीय स्थायी विकास की अवधारणा के सर्वप्रथम प्रतिपादक कौन थे? तो ब्रंटलैंड 1987। ठीक है। स्थायी विकास के निमित्त संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो जोहान्सबर्ग 2002 में, जोहान्सबर्ग में और 2002 में किया गया था। स्थायी विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो पहली बार प्रयोग किया था तो IUCN ने किया था। इसका फुल फॉर्म क्या है देख लेते हैं। फुल नेम, इंटरवेंशन यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस ने अपनी विश्व संरक्षण रणनीति के रिपोर्ट में किया था। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन की संज्ञा किस सम्मेलन को प्रदान की गई? तो जोहान्सबर्ग सम्मेलन को 2002 में की गई। धारणी विकास के मुख्य 5 क्षेत्र कौन से हैं? तो धारणी विकास के मुख्य 5 क्षेत्र देख लीजिए, जल, ऊर्जा, स्वास्थ्य, कृषि तथा जैव विविधता। क्या है फिर से देख लेते हैं। धारणी विकास के मुख्य 5 क्षेत्र कौन से हैं? तो जल है, ऊर्जा है, स्वास्थ्य है, कृषि है और जैव विविधता है। भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो सौर, पवन एवं जल विद्युत ऊर्जा। धारणी विकास किसके उपभोग के संदर्भ में अंतरपीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? प्राकृतिक संसाधन का। भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो फिर से देख लेते हैं। भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो 1982 में की गई थी, 1982 में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान NEERI अवस्थित है। फिर से देख लेते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? नागपुर में। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम EPA यानी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है छाता विधान या अम्ब्रेला लेगिस्लेशन। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास अधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो 1987 में की गई थी। फिर से देख लेते हैं। भारतीय नवीनीकरण ऊर्जा विकास अधिकरण की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1987 में की गई थी। आगे सम्मेलन देख लेते हैं। रियो +5 या पृथ्वी सम्मेलन +5 कब और कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये आयोजित हुआ था 23 से 27 जून के बीच में। और कब आयोजित हुआ? 1997 के मध्य न्यूयॉर्क में। फ्रेंड्स, जो अभी हमने जानकारी दी उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना गलत है? देख लेते हैं। पहला है पर्यावरण की कार्यप्रणाली
प्राकृतिक नियमों से संचालित होती है। दूसरा है पर्यावरण के तत्वों में पार्थिव एकता विद्यमान है। तीसरा है पर्यावरण भौतिक संसाधनों का भंडार है लेकिन जैविक संसाधनों का नहीं। चौथा है पर्यावरणीय व्यवस्था में स्वयं संवर्धन क्षमता विद्यमान होती है। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर होगा सी, पर्यावरण भौतिक संसाधनों का भंडार है लेकिन जैविक संसाधनों का नहीं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था प्राकृतिक नियमों से संचालित नहीं होती है? कौन सी ऐसी व्यवस्था है जो प्राकृतिक नियमों से संचालित नहीं होती है? देख लेते हैं। पहला है खाद्य श्रृंखला, दूसरा है मानव प्रेरित पारिस्थितिकी तंत्र, तीसरा है ऊर्जा का प्रवाह, चौथा है जैव भू रासायनिक चक्र। तो इसका सही आंसर है मानव प्रेरित पारिस्थितिक तंत्र। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में कथन और कारण है, देख लेते हैं। कथन में क्या लिखा है? कथन ए में लिखा है पर्यावरण अपार शक्ति का भंडार है। कारण है, कारण में दिया है पर्यावरणीय शक्तियों एवं प्रक्रियाओं के फलस्वरूप पर्यावरणीय तत्वों का निर्माण होता है। तो इसमें दिया है ए तथा आर दोनों सही हैं, ए तथा आर दोनों गलत हैं, ए तथा आर सही हैं, ए सही है आर गलत है। तो इसका सही आंसर क्या है? ए तथा आर दोनों सही हैं। पर्यावरण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो देख लेते हैं। इसमें से जो है जैव मंडल पर्यावरण के अध्ययन की आधारभूत इकाई है। जैव मंडल में भौतिक एवं जैविक तत्व दोनों ही विद्यमान हैं। फिर तीसरा है हरे पौधे अपने मृत अवयवों को अपघटित कर सकते हैं। चौथा है अपघटक जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। तो इसका सही आंसर है जो है ये कथन जो है असत्य है। कौन सा? हरे पौधे अपना मृत अवयवों को अपघटित कर सकते हैं। हरे पौधे अपने मृत अवयवों को अपघटित नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसको कोई जीव जंतु ही खा करके अपघटित करेगा। मतलब वनों को काटने पर, वनों को काटने का परिणाम होता है। वनों को काटने का क्या परिणाम होता है? वर्षा और नमी में वृद्धि होती है। गलत बात है। मिट्टी का क्षरण और अनियंत्रित बाढ़। तीसरा है उष्णता में कमी। चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर बी, आपका आंसर बी सही हो जाएगा। मिट्टी का क्षरण होता है। भाई वनों को काटने से क्या होगा? मिट्टी का क्षरण होगा और अनियंत्रित बाढ़ भी आ सकती है। ठीक है, क्योंकि वह जो पेड़ होते हैं वो जो है बारिश को रोकते हैं, उससे मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। ठीक है। अगला है वृक्षों तथा वनों को काटने से किस प्रकार की हानि होती है? तो क्या होता है? पहला वायुमंडलीय परिवर्तन, प्रदूषण का खतरा, भूमि संरक्षण, उपयुक्त सभी। तो ये इसमें होगा उपयुक्त सभी क्योंकि ये तीनों कारण हो सकते हैं। वृक्षों तथा वनों को काटने से किस प्रकार की हानि होती है? तो सभी प्रकार की हानियां होंगी। भाई प्रदूषण भी बढ़ेगा, वायुमंडलीय परिवर्तन भी होगा, भूमि संरक्षण जो था वो भी मतलब वो भी होगा। आगे देखते हैं। जीवों के पारिस्थितिक कारकों का योग पर्यावरण है। जीवों के पारिस्थितिक कारकों का योग पर्यावरण है। यह कथन किसका है? यह कथन किसने कहा था? मतलब किसने दिया था? ए फिटिंग ने दिया था। ये कथन किसने दिया था? ए फिटिंग ने दिया था। अगला देखते हैं। अधोलिखित में से भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है। मतलब ये जो चारों अधोलिखित नीचे लिखे गए हैं, इन चारों में से भौतिक वातावरण का तत्व कौन सा नहीं है? भूमि के रूप में, मिट्टियाँ, खनिज, बस्तियाँ। तो इसका सही आंसर क्या है? बस्तियाँ भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है। सतत व स्थायी विकास किस प्रकार की अवधारणा से संबंध रखता है? सतत व स्थायी विकास किस प्रकार की अवधारणा से संबंध रखता है? तो वह जो है नवनियतिवादी अवधारणा से इसका संबंध होता है। किसका? सतत व स्थायी विकास का। पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है जिसकी रचना होती है। पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है जिसकी रचना होती है। जिसकी रचना किससे होती है? देख लेते हैं। पहला है भौतिक तंत्र से, दूसरा है जैविक तंत्र से, तीसरा है भौतिक एवं जैविक तंत्रों से,
चौथा है भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से। तो इसमें भौतिक, जैविक सभी आ जा रहा है, सांस्कृतिक तो यही वाला ऑप्शन आपका राइट है। आगे देख लेते हैं। वर्तमान समय में वन्य क्षेत्र उसे कहा जा सकता है जहां प्रकृति में मानव क्रियाओं द्वारा परिवर्तन हुआ है। तो मानव क्रियाओं द्वारा प्रकृति में कहाँ परिवर्तन हुआ है? 50% से कम परिवर्तन हुआ है। ये आपका सही आंसर है। पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो कार्ल रीटर इसके प्रतिपादक थे। किसके? पर्यावरणीय निश्चयवाद के। 13वां क्वेश्चन है, पर्यावरण इन्वायरमेंट से अभिप्राय है, यानी इन्वायरमेंट का क्या मतलब है, क्या अर्थ है? तो देख लेते हैं। पहला है ए, भूमि, जल, वायु, पौधों एवं जंतु एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों से ओर अस्तित्व में है। सही है। उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है। तीसरा है भौतिक, जैविकीय एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतः क्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होते हैं। उपर्युक्त सभी। तो ये सारे ऑप्शन सही हैं, ठीक है। इसलिए उपर्युक्त सभी, ऊपर के सभी जो है सही हैं, सभी बातें सही हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2002 को किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो वर्ष 2002 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? सतत विकास का। किस चीज़ का? सतत विकास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। सतत विकास के लिए आवश्यक है, सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है? पहला है जैविक विविधता का संरक्षण, दूसरा है प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, तीसरा है निर्धनता को घटाना, चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसमें सारे कारण सही हैं, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। पारिस्थितिकीय तंत्र में एक टिकाऊ जैव समुदाय कहलाता है, क्या कहलाता है? संक्रमण इकोटोन। आगे देख लेते हैं। धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? तो है प्राकृतिक संसाधन के विषय में। भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो जल विद्युत जो है विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत है। विश्व पर्यावरण दिवस जिस तारीख को मनाया जाता है वह है, तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? तो धारणीय विकास ये है, गरीबी कम करना ये भी है, वातानुकूलन, कागज के थैलों का प्रयोग, तो ये सब जो है संबंध पर्यावरण से ही है। भाई कागज के थैलों का प्रयोग करेंगे तो पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, गरीबी कम करेंगे तब भी पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। धारणीय विकास ये भी सही है। इसमें क्या गलत है? वातानुकूलन ये संबंधित नहीं है। अब वातानुकूलन ही क्यों होगा? क्योंकि जो है वातानुकूलन में जैसे हम लोग एसी का प्रयोग करते हैं ना, रेफ्रिजरेटर का यूज करते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे जो है निकलती है, उससे हमारी ओजोन परत जो है नष्ट हो रही है। तो ये जो है पर्यावरण प्रदूषक का कार्य एक तरीके से कर रहा है ना। अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1986 में, 1986 में। रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? तो रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक था द फ्यूचर वी वांट, ऐसा फ्यूचर जो हम चाहते हैं, द फ्यूचर वी वांट, ठीक है। आमतौर पर समाचारों में आने वाला रियो +20 सम्मेलन क्या है? तो रियो +20 सम्मेलन क्या है? यह धारणीय विकास पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ कथन दिए गए हैं, इन पर विचार करना है। धारणीय विकास, पहला है धारणीय विकास लक्ष्य। पहली बार 1972 में एक वैश्विक विचार मंडल थिंक टैंक ने जिसे
क्लब ऑफ रोम कहा जाता था प्रस्तावित किया था। दूसरा है धारणीय विकास लक्ष्य 2030 तक प्राप्त किए जाने हैं। तो इन दोनों में से कौन सा सही है, या दोनों सही हैं या केवल एक सही है, तो देख लेते हैं। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही हैं, ना तो एक सही है ना तो दो सही है। तो इसका सही आंसर है केवल दो सही है। धारणीय विकास लक्ष्य 2030 तक प्राप्त किए जाने हैं। अगला देख लेते हैं। समाचार, अगला क्वेश्चन है, समाचारों में कभी कभी दिखने वाले एजेंडा 21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आईएएस में आया हुआ क्वेश्चन है 2016 का। देख लेते हैं। पहला है, यह धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। दूसरा है, 2002 में जोहान्सबर्ग में हुए धारणीय विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इसकी उत्पत्ति हुई है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही हैं, या चौथे में एक, ना तो एक सही है ना तो दो सही है। तो इसका सही आंसर है केवल एक सही है। क्या सही है देख लेते हैं। यह धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ था। तो ये आयोजित हुआ था किस सन में? 1997 में। डी आंसर इसका सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, यह वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।